क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पिछले क्लास में हमने क्या करा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था। और उसमें हमने क्या करा था कि जनरली जो कंपाउंड्स होते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करी थी, और उससे हमने शेप डिटरमाइन करा था कि कैसे शेप होगा। अगर मान लो sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, sp3d होगा तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा, sp3d2 होगा तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ये हमने देख ली थी। वैलेंस बॉन्ड की क्या लिमिटेशन थी, इसका जो नोट है वो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर रखा है, तो वहां पे जाकर भी आपको एक बार अपडेट करने होंगे अपने नोट्स को। कम्युनिटी एक बार देखते रहना होगा, वहां पर मैं कुछ कुछ डाल रहा हूं, तो वहां से भी नोट्स बनाने हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या? तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, द बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल एटम्स एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो, जनरली जो मेटल होता है वो आयंस के फॉर्म में होता है, Fe जैसे मान लो 2+ है, और लिगेंड क्या होता है, उसमें जनरली एक नेगेटिव फील्ड होता है, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पहला ही स्टेटमेंट ये है कि वो मानता है कि जो बॉन्ड बन रहा है उसके बीच में वो प्योरली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। जब लिगेंड, वो निगेटिव चार्ज लिगेंड या निगेटिव डायपोल लिगेंड जो है इससे अट्रैक्ट होगा, पास में आएगा, तभी तो कुछ पॉसिबल है। इसलिए क्या मानता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो भी चीजें हो रही है, बॉन्डिंग बन रही है, वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। पास में आने के बाद बहुत कुछ हो रहा है, तो हम देखेंगे आगे। लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एट पॉइंट चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगेंड को क्या मानता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, पॉइंट चार्जेस। इन केस ऑफ एनाइंस होगा, अगर एनाइन होगा तो पॉइंट चार्जेस मानेगा। जैसे मान लो Cn- को क्या मानेगा, पॉइंट चार्जेस मानेगा। और डायपोल इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे H2O क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो अगर ये लिगेंड के फॉर्म में एक्ट कर रहा है तो क्या माना जाएगा, इसको डायपोल्स मानेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हमने देखा। सबसे पहले है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो उसको क्या मानता है, जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे के पास, वो परफेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक मानता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या आप ये मान लो कि पॉजिटिव आयन एंड डायपोल, नेगेटिव डायपोल के बीच में, जैसे जनरली न्यूट्रल एटम होते हैं उस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको हम डायपोल बोला जा रहा है। उसके बाद जो डी ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सब शेल में, उनकी अगर वो आइसोलेटेड है, दैट मीन्स वो किसी फील्ड में नहीं है, किसी क्रिस्टल में नहीं है, किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं है, तो उसकी एनर्जी सेम होती है। 5d orbitals of isolated metal atoms ion have same energy, have same energy, so they are called degenerate। degenerate मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स, जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखते थे तो डी के सब क्या होता है, एक ही लाइन में होते थे। ये क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। ये टोटल 5 हो गए ऑर्बिटल्स। जो एनर्जी अगर सेम है सबकी तो उसको बोलेंगे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स में आता है, जब लिगेंड के इफेक्ट में आते हैं, तो क्या होते हैं, एक जो ड्यू टू एसिमेट्रिक नेगेटिव फील्ड ऑफ लिगेंड्स। एसिमेट्रिक का मतलब ये है कि लिगेंड जो होगा ना, जिसके अलोंग अप्रोच करेगा, ये क्योंकि इसका डायग्राम देखेंगे तो ये क्या होगा, क्वाड्रेंट के अलोंग होगा, अभी हमें इसको अच्छे से देखेंगे। और ये क्या होगा, एक्सियल होगा। तो जो लिगेंड अप्रोच करता है, आइदर एक्सियल अप्रोच करता है मेटल्स से, या तो क्वाड्रेंट के अलोंग अप्रोच करता है। तो इनमें से किसी के अलोंग अप्रोच करेगा तो उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा।
और वो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो डीजेनरेट रहा नहीं, सबकी एनर्जी, कुछ का एनर्जी कुछ और हो गया और कुछ का एनर्जी कुछ और हो गया। 5 ऑर्बिटल में से 2 की एनर्जी मान लो बढ़ गई तो डीजेनरेट रहा नहीं। अभी हम आगे में इसको थोड़े डिटेलिंग करेंगे। ड्यू टू एसिमेट्रिक नेगेटिव फील्ड का मतलब क्या हुआ कि जो है 5 जो डी ऑर्बिटल्स है, लिगेंड सबकी एनर्जी तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, लेकिन कुछ की एनर्जी ज्यादा ही बढ़ा देता है, वो अभी हम देखेंगे। तो स्प्लिट हो जाता है, जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। अब उसके बाद वो जो स्प्लिटिंग का जो पैटर्न है वो डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड का नेचर क्या है। क्रिस्टल फील्ड हमें दो ही क्रिस्टल पढ़ने, हमें एक तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, एक तो पढ़ने हैं टेट्राहेड्रल फील्ड। दोनों को समझते हैं हम। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है और टेट्राहेड्रल में क्या होगा, कैसे स्प्लिट होगा डी ऑर्बिटल्स। तो ये मैं बता रहा था, 11th क्लास का ही टॉपिक है। डी ऑर्बिटल्स जो हैं एलोंग क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं, एलोंग क्वाड्रेंट ये होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये लॉन्ग क्वाड्रेंट होते हैं। तो एलोंग एक्सियल कौन होते हैं, एलोंग एक्सियल एक्सिस के एलोंग ये होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों एक्सियल होते हैं। तो अब जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखेंगे, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ligand approaches along the axial position, ये इंपॉर्टेंट है। इन ऑक्टाहेड्रल octahedral complex ligand approach along the axial position। ऐसे कुछ होता है, जैसे सेंट्रल मेटल हो गया और यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर शेप का होता है ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया। और लिगेंड ऐसे अप्रोच होते हैं, ये लिगेंड ये लिगेंड ये लिगेंड और ये लिगेंड, और फिर ऐसे अप्रोच करते हैं एल, ये एल हो गया। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसे पैटर्न है, ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90। तो इस तरह से ये एक्सियल पोजीशन, लिगेंड किसके अलोंग है ऑक्टाहेड्रल में, एक्सियल पोजीशन में। तो किसकी एनर्जी बढ़ेगी, जो एक्सियल लिगेंड एक्चुअल में क्या होते हैं, माना जाता है पॉइंट चार्जेज है या डायपोल है। तो आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि अगर पॉइंट चार्जेज अप्रोच कर रहे हैं, पॉइंट जब चार्ज्ड बॉडीज अप्रोच करती है तो एक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और उस मैग्नेटिक फील्ड से आइदर रिपल्शन शो करेंगे या तो अट्रैक्शन शो करेंगे। तो क्या होगा, जिसके लॉन्ग अप्रोच करेंगे उसकी एनर्जी को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, बढ़ा देंगे। आप एक नॉर्मल से एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे मान लो इंडिया के किसी स्टेट के छोटे से डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा सिटी है, डिस्ट्रिक्ट मान लो देवास, मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है। इंदौर एक बड़ा सिटी है, उसके पास देवास एक डिस्ट्रिक्ट है। वहां पे मान लो बीजेपी का एक ऑफिस है, बीजेपी ऑफिस है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वहां पर अप्रोच करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो बीजेपी के एक मेंबर हैं।
वहां पे अप्रोच करने वाले हैं, तो वहां पर जो इम्प्लाई होंगे उनके जब वो आने वाले होंगे तो सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि फंड भी वहां पे ज्यादा पहुंचेगा। दूसरी बात ये है कि सबके पास एक एनर्जी है। मतलब जो इंसान 10 बजे सो के उठता था वो 7 बजे उठ के वहां पे पार्टी ऑफिस में जाने की कोशिश करेगा। ओवरऑल पूरे जो ऑफिस है, सिस्टम है, सबकी एनर्जी बढ़ गई है। उसके बाद क्या होगा? तो मैं बता रहा था कि मोदी जी पहुंचे और उस ऑफिस में, तो पूरे ऑफिस की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जैसे मान लो कोई मेटल है, अगर लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आएगा तो उसकी पूरी एनर्जी बढ़ जाएगी। पूरे मेटल की क्या होगी? एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ लोग जैसे मान ले हैं, जो कुछ लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ऑफिस में जिसकी ज्यादा है उसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ होंगे और उनकी एनर्जी क्या होगी? और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही जो जैसे यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स हैं जो एक्सियल पोजीशन पे है, अगर मान लो लिगेंड भी इसी के एक्सियल पोजीशन में अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा? इनकी एनर्जी कुछ और हो जाएगी, इनकी एनर्जी कुछ और हो जाएगी। तो ऐसे ही समझने हमें, मतलब एक आइसोलेटेड मेटल है, इसकी एनर्जी फिक्स है, डिसजेनरेट है, पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। लेकिन जब लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आएगा, जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जब कॉम्प्लेक्स बनाने के कगार पे होगा, तो उस केस में क्या होगा? पूरे सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि लिगेंड के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। फिर क्या हो रहा है? अब लिगेंड जिसके अलोंग जाएगा, इन ऑर्बिटल्स की जिसके अलोंग जाएगा उसकी एनर्जी और ज्यादा चेंज हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे कि अब जो ऑर्बिटल्स है क्या हो गया? डिसजेनरेट नहीं रहा, अब उसकी एनर्जी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो इन octahedral complex ligand approach along axial position show energy of dx square y square and dz square increases। तो एक बार हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे स्प्लिट होता है। जैसे एक नॉर्मल डायग्राम है, जैसे मान लो ये तो मेटल है, आइसोलेटेड मेटल है, और फिर क्या है? ये आपका लिगेंड के, ये क्रिस्टल फील्ड में है ये मेटल, ठीक है। अब इसकी एनर्जी क्या हो गई है? बढ़ गई है। और फिर लिगेंड अप्रोच करेगा तो मेटल से क्या जुड़ेगा? लिगेंड जुड़ जाएंगे इससे। कैसे जुड़ जाएंगे? यहाँ पे एक लिगेंड जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, और फिर ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ऐसे जुड़ेगा। अब सिर्फ डी ऑर्बिटल्स की बात की जाए तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे माना जाता है कि ये ऑर्बिटल्स है, ये एक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 ऑर्बिटल्स है, इनकी एनर्जी क्या है? सबकी सेम है। या तो आप ऐसे शो करो, ये क्या है? एक डीजेनरेट ऑर्बिटल है, सबकी एनर्जी क्या है? सेम है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। फिर लिगेंड जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है तो इसकी एनर्जी बढ़ गई है क्योंकि लिगेंड के इन्फ्लुएंस में सबकी एनर्जी बढ़ेगी, तो उसकी एनर्जी कुछ ऐसे हो गई।
ये एनर्जी ऐसे इंक्रीज हो रहा है। इन सबकी एनर्जी सेम है। विद लिगेंड में क्या हुआ, इससे ज्यादा एनर्जी पूरी की बढ़ गई। उसके बाद इसमें से भी कुछ दो क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये जो ऑर्बिटल्स है ना, ये हमारा पूरे एवरेज, इसको हम एवरेज एनर्जी बोल सकते हैं। अब क्या होगा, जिसके लॉन्ग अप्रोच कर रहा है लेकिन उसकी एनर्जी इससे भी ज्यादा होगी, और जिसके लॉन्ग अप्रोच नहीं कर रहा उसकी एनर्जी इस एवरेज से कम होगी। तो इस तरह से दो ऑर्बिटल्स में ऐसे बटेगा, और ये इससे नीचे होगा। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, और इसका नाम हो गया, इस जो तीन वाले ऑर्बिटल्स है इसका नाम है T2Z ऑर्बिटल, और इसको हम बोलते हैं इजी ऑर्बिटल, इजी ऑर्बिटल्स एंड T2Z ऑर्बिटल्स। इनके पास, इनके बीच जो गैप है ना, उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इनके बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल है तो ओ लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक बार और समझने हैं, डिजेनरेट मतलब आइसोलेटेड जब एटम है तो उसकी पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गया, सेम हो गया। उसके बाद जब लिगेंड के साथ जब आएगा वो एटम, तो सबकी पूरे एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो हम इसको एवरेज एनर्जी बोलेंगे। उसके बाद इनमें से जिसके लॉन्ग लिगेंड अप्रोच कर रहा है, जैसे एक्सियल अप्रोच कर रहा था, तो एक्सियल वाले जो डी ऑर्बिटल्स हैं तो उनकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो एवरेज से ज्यादा होगी या एवरेज से कम होगी, और इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ये गैप कितना ज्यादा होगा ये डिपेंड करता है कि लिगेंड कितना ज्यादा स्ट्रोंगर है। जैसे स्टार्टिंग में जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बता रहा था उस समय हम यही देख रहे थे कि जो कुछ लिगेंड क्या है, वीक है, कुछ स्ट्रोंग है, कुछ इंटरमीडिएट है। अब यहाँ पे समझ में आएगा जितना ज्यादा फील्ड लेकर आएगा लिगेंड, क्या होगा, उतने ही गैप ये ज्यादा होगा, इसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो डेल्टा इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE is greatest in case of a strong field ligand, a strong field ligand, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये गैप ज्यादा होगा। और ये जो एवरेज एनर्जी जो बता रहा है इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर, इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। तो बैरी सेंटर से नीचे वाले की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। तो इसकी एनर्जी ऐसे माना जाता है 3/5
डेल्टा नॉट ये है, बैरी सेंटर से 3/5 डेल्टा नॉट ऊपर है, और ये बैरी सेंटर से 2/5 डेल्टा नॉट कम है एनर्जी इसकी, 2/5 एनर्जी इसकी कम है, इसका 3/5 ज्यादा है। ये ध्यान से देखना, ये जो एनर्जी है ना, एक इलेक्ट्रॉन की काउंट करेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा तो हम देखेंगे कि उसकी एनर्जी, इसमें फिल होगा इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी क्या है। हम उन दोनों को ऐड करेंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी जो, अगर मान लो अगर जीरो एनर्जी होती है तो वो स्टेबल होता है, उससे कम एनर्जी अगर हो जाती है तो और ज्यादा स्टेबल होता है, उससे ज्यादा एनर्जी अगर होती है तो ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। एनर्जी देखते हो, जैसे मान लो कोई एटम होता है, उसके पास एवरेज एनर्जी होता है, जब वो कंपाउंड बनाता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वो स्टेबल हो जाता है ना। लेकिन जब वो आयंस बनाते हैं या कुछ अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाते हैं ना, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं कंपाउंड में, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये T2G की एनर्जी जो है कम हो गई है, मतलब एवरेज से कम है, और Eg की एनर्जी क्या है आपका, Eg की एनर्जी जो है वो एवरेज बैरी सेंटर से ऊपर है, 3/5 गैप है, बैरी सेंटर से गैप कितना है एनर्जी का, 3/5 ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये बैरी सेंटर से इतना डाउन है। दैट मीन्स मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन अगर फिल होता है ना, तो इसकी एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2/5 इंटू डेल्टा ई डेल्टा ओ, ऐसे करना पड़ेगा। आपकी बुक में इसको ऐसे भी शो किया गया है, जैसे ऐसे, तो वैसे भी एक बार बना लो, 1 मिनट। देखो आपके बुक में ये बना हुआ है, जो ध्यान से देखो, फ्री मेटल साइन है, ये डी जनरेटर, डी जनरेट का मतलब सबकी एनर्जी क्या है, सेम है, सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। सपोज करो ये dxy है, ये dyz है, ये dzx है, dx² y² है, और dz² है, इनकी एनर्जी सेम माना जाएगा। ये डी जनरेटर ऐसे दिख रहा है कि ये बढ़ रहा है, लेकिन ये क्लोजनेस ज्यादा है इसकी, इसमें गैप नहीं है, ठीक है। जैसे ये मैंने बनाया था ना ऐसे, ये पांचों ऑर्बिटल्स को ऐसे रख दिया है। इसमें हमें एनर्जी नहीं ढूंढने की, इसकी ज्यादा है इसकी कम है, ठीक है। उसके बाद जब क्रिस्टल एस्फेयर में आया, जब लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आया, तो इन सबकी एनर्जी बढ़ गई, तो इसको एवरेज एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जिसके अलोंग लिगेंड अप्रोच करा, उसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे dx² y² और dz² एक्सियल होते हैं ऑर्बिटल्स, तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक्सियल के अलोंग लिगेंड अप्रोच करता है, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई है, और इसकी एनर्जी क्या हो गई है, बैरी सेंटर जो एवरेज एनर्जी है उससे कम है। एक ट्रिक है कि यहाँ पे 3/5 किसके साथ लेंगे, 2/5 किसके साथ लेंगे, तो ध्यान देना है कि अगर जिसमें ऑर्बिटल कम है ना, ऊपर नंबर बड़ा होगा। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है, नंबर यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे नंबर 2 क्या है, छोटा है। तो ये एक ओवरऑल डायग्राम हो गया क्रिस्टल फील्ड। इस कैसे क्रिस्टल फील्ड में कैसे स्प्लिट होता है डी ऑर्बिटल्स, तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि एवरेज एनर्जी से जब लिगेंड अप्रोच करा तो एवरेज एनर्जी बढ़ गई है पूरी डी ऑर्बिटल्स की, और फिर उस लिगेंड जिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है, जिस ऑर्बिटल्स के अलोंग अप्रोच कर रहा है, उसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या हो गया, डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो गया, मतलब उनकी एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले वो डिजेनरेट था, अब अलग अलग एनर्जी हो गई, इसी को हम बोल रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और डेल्टा ओ क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
बैरी सेंटर से क्या है, 3/5 ज्यादा है, 3/5 ज्यादा है Eg की एनर्जी, और 2/5 कम है बैरी सेंटर से T2G की एनर्जी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं, कंडीशंस क्या है वो हम देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ, डेल्टा वो क्या था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, कितना गैप होगा दोनों T2G और Eg में, वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड्स ऑन फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लिगेंड, कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उस पर डिपेंड करता है। और द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज था, वैसे ही क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें किसको अरेंज करते हैं, लिगेंड को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोनिल क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, और I माइनस क्या है, वीकेस्ट है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी T2G और Eg के बीच में गैप होगा। अब हम सीखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे T2G और Eg में। ध्यान से देखो, जैसे ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, T2G में ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और Eg में क्या है, 2 ऑर्बिटल्स हैं। इनके बीच का गैप को क्या बोल रहा है, डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ध्यान से देखो, जब जब 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो ऑब्वियस सी बात है लोअर एनर्जी में पहले फिल करेंगे, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, T2G पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या हो गया, T2G पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे हम फिल करेंगे। दो इलेक्ट्रॉन होगा तो भी हुन्स रूल फॉलो होगा, क्या फॉलो होगा, हुन्स रूल। 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी में नहीं फिल कर देंगे, इसमें फिर इसमें फिल करेंगे, तो क्या होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, T2G, ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये फिल कैसे होगा, पहले इसमें फिर इसमें, हुन्स रूल को फॉलो करना है। तो दैट मीन्स इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। फिर D3 होगा तो क्या होगा, तो भी इसी में फिल होगा, पहले ये भरेगा फिर यहाँ पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, क्या पेयरिंग होगा या ऊपर जाएगा, वो डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पे, वही हम देखेंगे अभी। देखो P जो होता है उसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। P यहाँ पे है पेयरिंग एनर्जी, P क्या है यहाँ पे, पेयरिंग एनर्जी, और डेल्टा O क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब पहला कंडीशन देखो, उस केस में, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कम है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, कम है, डेल्टा ओ जो है वो P से क्या है, कम है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कब कम होगा, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, तभी तो गैप कम होगा, डेल्टा ओ कम होगा। जब ये गैप कम होगा ना तो 4th इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, Eg में चला जाएगा। दैट मीन्स इस केस में 4th इलेक्ट्रॉन फिल्स इन Eg। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इसको कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये ऐसे होगा, T2G में कितना फिल हो रहा है,
T2G में फिल हो रहा है कितना, 3 इलेक्ट्रॉन। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा Eg में फिल होगा, क्योंकि गैप कम है तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कम है, तो वो ऊपर चला जाएगा। गैप ज्यादा नहीं, वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं जिसमें वीक फील्ड लिगेंड के केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो हमने पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखा था। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, वीक फील्ड लिगेंड के केस में। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, Eg में फिल होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अब जैसे है इस केस में, अगर मान लो वीक फील्ड लिगेंड के केस में अगर D5 फिल करना हो तो क्या होगा, ऐसे T2G, इसमें कितने फिल हो गए, 3, और Eg में क्या फिल होगा, 2। मतलब वीक फील्ड लिगेंड के केस में आपको हुन्स रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। हुन्स रूल फॉलो in case of Hull's rule follow in case of weak field ligand या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कैसे याद रखें, ऐसे मान लो कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला गया तो इसकी स्पिन ज्यादा है, इसलिए हम बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और सेम चीज, एक चीज ध्यान से देखना, अगर आपको हुन्स रूल फॉलो हो रहा है तो अगर मान लो वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में अगर D6 बना है तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होगा, यहाँ पे फिल होगा, यहाँ पे फिर यहाँ से आ जाएगा। मतलब T2G में कितना फिल होगा, 4, और Eg में कितना फिल होगा, 2। D7 कितना होगा, फिर यहाँ पे फिल होगा, T2G में 5 फिल हो जाएगा, और Eg में कितना फिल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल होगा। 8 कितना होगा T2G में, 5, T2D में 6 फेल होगा, और Eg में कितना फेल होगा, 2 ही फेल होगा। D9 में के केस में क्या होगा, T2G में 6 फेल होगा, और Eg में कितना होगा, 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसे फेल हो जाएगा। ये वीक फील्ड लिगेंड के केस में बातें बता रहा हूं मैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, सेकेंड इसका केस क्या है, जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो ग्रेटर होगा पेयरिंग से। दैट मीन्स पेयरिंग करने में ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होगी, ये गैप बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर नहीं जा पाएंगे, इजीली नहीं जा पाएंगे, जा तो सकते हैं। तो हमें इस केस में मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ऐसे सिचुएशन डेवलप होगा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहां पर ध्यान देना है, हुन्स रूल फॉलो नहीं होगा। हुन्स रूल डू नॉट फॉलो फॉर ऑल ऑर्बिटल्स। इसमें तो देखने को मिलता है जैसे D1 है तो ऑब्वियस सी बात है कि T2G में ही फिल होगा। D2 है तो ये हुन्स रूल यहाँ पे दिखेगा कि T2G में फॉलो करते हुए, क्योंकि इसकी एनर्जी तो सेम ही है। D3 में भी दिखेगा, इसमें कॉमन है, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 3 इलेक्ट्रॉन तो कोई
थ्री इलेक्ट्रॉन्स तक होल्स रूल फॉलो होगा। लेकिन जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे फेल होगा, वो ध्यान से देखो, पेयरिंग एनर्जी कम है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फेल होगा, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है ना ऊपर ना जाके यहाँ पे फेल होगा, फिर यहाँ पे फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर यहाँ पे पूरा फेल हो जाएगा, फिर ऊपर जंप करके जाना पड़ेगा उसको। तो इसके केस में क्या होगा, T2G में ही चारों के चारों इलेक्ट्रॉन फेल हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन पहले T2G में भरेंगे फिर ऊपर जाएंगे। इस केस में इसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऊपर जंप नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन, नीचे ही फिल होना स्टार्ट हो रहा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या हो रहा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस केस में हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ही ऐसा होगा। इस केस में D5 को फिल करेंगे तो क्या होगा, T2G में ही फिल होगा 5 इलेक्ट्रॉन। यहां तक कि D6 भी क्या होगा, T2G में ही फिल होगा। जब पूरा फिल हो गया तो फिर D7 में ऐसे आएगा, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन EG में फिल होगा, ऐसे होगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में ऐसे सिचुएशन डेवलप हो रहा है जिसमें जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीचे T2G में ही स्टार्ट हो जा रहा है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स T2G में ही स्टार्ट हो जा रहा है। जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखा था आपने, वैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो होते हैं वो क्वाड्रेंट के अलोंग अप्रोच करते हैं। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड अप्रोच along क्वाड्रेंट। तो किसकी एनर्जी बढ़ाएंगे, सो इंक्रीजेस एनर्जी किसकी किसकी ज्यादा बढ़ा देंगे, वैसे तो सबका ही बढ़ेगा लेकिन किसकी ज्यादा बढ़ेगा, जो क्वाड्रेंट के अलोंग होंगे, DXYZ DYZ एंड DZX की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। और इसकी जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी, इसकी जो स्प्लिटिंग होगी 3 ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाएंगे और 2 ऑर्बिटल्स नीचे रह जाएंगे। ये आपका मेटल आयन है, आइसोलेटेड मेटल आयन है, डीजेनरेट है। ये डीजेनरेट मतलब एनर्जी सेम है, डीजेनरेट है। उसके बाद ये एवरेज एनर्जी है विद लिगेंड। अब हाँ, अभी हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये एवरेज एनर्जी होगी किसमें, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में। हमने देखा था ना कि जैसे मेटल है, फिर मेटल के चारों तरफ लिगेंड फील्ड लेकर आ रहे हैं, तो ये मेटल विथ लिगेंड्स है और फिर लिगेंड जुड़ रहे हैं उससे। इन स्फेरिकल क्रिस्टल,
स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। फिर क्या होगा, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ऊपर 3 चले जाएंगे, 2 की एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर जो 3 है ना, वो कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। यहाँ पे कौन कौन से होंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे, 3 ऑर्बिटल्स को बोलते हैं T2। यहाँ पे G नहीं लगाएंगे, G फॉर ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे E लगेगा, ठीक है, T2 और ये E। इसमें भी सेम रूल फॉलो होगा कि पहले अगर वीक फील्ड लिगेंड्स में क्या होगा, अभी एक बार मैं बता देता हूँ। इसकी इलेक्ट्रॉनिक, इसमें भी जो एनर्जी का गैप होगा, यहाँ पे हमारा सेंटर है, बैरी सेंटर, यहां से गैप मैंने बताया था 3 है तो ऊपर कम होगा, 2/5 डेल्टा नॉट, यहाँ पे 3/5 होगा डेल्टा नॉट। इनके बीच का एनर्जी का गैप, ये हमारा टेट्राहेड्रल है, ओ नहीं है, यहाँ पे टी है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे हम, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम कैसे बना पाएंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड्स में क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड वही चीज होगा जो मैंने उल्टा होगा, लेकिन इसमें जैसे डेल्टा टी जो है, अगर पेयरिंग से कम है वीक फील्ड लिगेंड में, वीक फील्ड लिगेंड के केस में, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे फिल होना स्टार्ट करेंगे, ये हुन्स रूल फॉलो करेगा, ओवरऑल हुन्स रूल फॉलो होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हुन्स रूल फॉलो होगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जैसे मान लो इसमें, अगर मान लो डी में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो चाहे हाई वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, 1 और 2 में सेम ही होगा। नीचे ध्यान रखना है, इसमें ई है, ई में आप 1 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, D2 में, ई में क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, D3 में क्या करोगे, हुन्स रूल को फॉलो करोगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। यहाँ पे ऐसे 2 ये है और 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे है T2, इसके बीच में जो एनर्जी गैप है वो डेल्टा टी। पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी, 3 इलेक्ट्रॉन फुल करना है तो ये गैप कम होगा, तो ये थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ई में 2 फिल होगा और फिर T2 में 1 फिल होगा, ऐसे D4 होगा, तो ई में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा और T2 में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। D5 में ई में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा और T2 में 3 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर D6 में, फिर इसमें आ जाएगा, इसमें भी 3, इसमें भी 3, ई में भी 3 और T2 में भी 3, D6 में, ऐसे ही हुन्स रूल फॉलो करते हुए जाएगा, है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं, यहाँ पे पहले 2 ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं, पहले इसमें फिल होगा, इसमें फिल होगा, इसमें, इसमें, फिर इसमें अपेयरिंग होगा, ऐसे ऐसे ऐसे,
तो D6 कर लिया, D7 में क्या होगा? 5 हो गया और ये 6 हो गया और ये 7 हो जाएगा। मतलब E में 4 इलेक्ट्रॉन फिल होगा और T2 में 3 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। D8 में क्या होगा? E में 4 और T2 में 4 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। अभी इसमें बढ़ता जाएगा, इसमें फिक्स हो जाएगा। सेकेंड केस इसमें भी है। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? ज्यादा है पेयरिंग से। कौन से केस में होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में होगा। तो क्या होगा? ओह्म्स रूल फॉलो नहीं करेगा। ओह्म्स रूल डू नॉट फॉलो। और पहले ये पूरा भर जाएगा फिर ऊपर जाएगा। फर्स्ट he will fill completely जैसे 1 में होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 2 तक तो ओह्म्स रूल फॉलो होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? सेम है। तो एक इसमें एक इसमें, तो E में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर D2 में E में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 3 में, अब ध्यान से देखो यहीं पे, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। मतलब इसमें पेयरिंग होगा स्टार्ट। 4 तक तो सारा E में ही फिल हो जाएगा, फिर 5th से ऊपर फिल होगा। T2 में फिल हो जाएगा 1। D6 में, अब इसमें तो फिल हो चुका है तो इसी में फिल करेंगे। E4, T2 में 2, D7, E4, T2 में 3, D8, E4, T2 में 4, D9, E4, T2 में 5। फिर D10 में दोनों में फिल हो जाएगा। 6 हो जाएगा, 6 4 10। ये क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी में यही है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक लास्ट इसका पार्ट आएगा इस चैप्टर का और फिर फिनिश हो जाएगा। अगले पार्ट में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।